हर एक इन्वेस्टर ये चाहता है कि वो किसी भी स्टॉक को सिंपली एनालाइज कर पाए, चाहे वो बिगिनर इन्वेस्टर हो, चाहे वो इंटरमीडिएट इन्वेस्टर हो, चाहे वो प्रोफेशनल इन्वेस्टर हो। सारे के सारे इन्वेस्टर्स को किसी भी स्टॉक को बहुत ही एनालाइज करना ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि किसी भी स्टॉक को कैसे सिंपली एनालाइज करना है। एंड ये वीडियो बनाने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगा है एंड मैं बहुत सारी डिटेल्स देने वाला हूँ एक शेयर का एग्जाम्पल लेके कि कैसे आपको एनालाइज करना है। तो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से शेयर्स को एनालाइज करते हैं। तो मैं जो है अपना मेथड बताने वाला हूँ कि मैं कैसे एनालाइज करता हूँ। तो हो सकता है कि आप किसी और का वीडियो देखें तो आपको लगे कि यार ये तो डिफरेंट है। तो सबकी जो है एनालॉजी वो डिफरेंट रहती है, सबका एनालाइज करने का तरीका डिफरेंट रहता है। तो मैं आपको अपना तरीके से बताने वाला हूँ। तो जो मैं वेबसाइट यूज़ करता हूँ किसी भी शेयर को एनालाइज करने के लिए, उस वेबसाइट का नाम है screener.in। तो अब हम लोग आ गए हैं screener.in की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। एंड अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया होगा तो आपको कुछ ऐसा यूज़र इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे आप कंपनी का नाम सर्च कर सकते हो। एंड अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे फ्री में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, अपने गूगल से लिंक कर सकते हो या फिर अपने मेल आईडी से लिंक कर सकते हो। एंड फिर आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको सबसे पहले ये स्क्रीनर का होम पेज दिखेगा। इस होम पेज में यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दे रखा है। तो आपको इस सर्च बॉक्स में उस कंपनी का नाम डालना है जो आपको एनालाइज करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं आज के इस वीडियो के लिए मैं एक आईटीसी का एग्जांपल लेने वाला हूँ। तो आईटीसी लिमिटेड, मैं यहाँ पे आईटीसी लिख दूंगा एंड आईटीसी लिमिटेड में क्लिक कर दूंगा। फिर आईटीसी के सारे डिटेल्स यहाँ पे खुल गए हैं, आप देख सकते हो बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। तो आप किसी भी कंपनी को सर्च करोगे तो यहाँ पे उस कंपनी का सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप जो है कंपनी को एनालाइज करने का वो है कंपनी की वेबसाइट। अब ये सीधा यहाँ पे स्टार्ट मत कर देना, ये सारे फिगर्स देखना। सबसे पहले जहाँ पे वेबसाइट दे रखी है इस ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है और पढ़ना है कि कंपनी करती क्या है। ये ना कि सीधा सीधा आ गए यहाँ पे कि सारी वैल्यूज देखने लग गए और पहले पैनिक होके निकल गए यहाँ से। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है कंपनी का वेबसाइट। तो यहाँ पे itcportal.com दे रखा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा। एंड आईटीसी के बारे में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमें जिस चीज़ से मतलब है वो यहाँ पे टॉप पे मिलेगा, वो है ब्रांड्स। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट में अलग अलग तरह का यूआई रहता है। तो आपको जो जिस चीज़ से मतलब है वो है ब्रांड, या फिर कंपनी क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, या फिर अगर सर्विस बेस्ड कंपनी है तो यहाँ पे सर्विसेज रहेगा, यहाँ पे कहीं तो रहेगा। तो आईटीसी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो यहाँ पे ब्रांड्स रहेंगे, तो हम ब्रांड्स पे क्लिक करेंगे। ब्रांड्स पे क्लिक करने के बाद हमको ब्रांड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आईटीसी क्या क्या बनाता है एक्चुअली में। तो आईटीसी यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आशीर्वाद में जो भी है, सनफीस्ट है, फिर बिंगो है, बहुत सारा। यहाँ पे आप डिटेल में चेक कर सकते हो कि एक्चुअली में बनाता क्या है आईटीसी। आपको ऐसा नहीं है कि सिंपली किसी ने बोला कि आईटीसी खरीद लो तो आपने जाके सीधा खरीद लिया। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हो, कहाँ पे अपना पैसा डाल रहे हो, क्योंकि वो पैसा आपका है। तो आपको डिसाइड करना है कि भाई खर्च कहाँ पे करना है या फिर कौन कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे आके चेक करो कि क्या क्या वो प्रोडक्ट्स हैं उसके। एंड जब आप प्रोडक्ट्स एक बार चेक कर लो तो आप वापस चले जाओ यहाँ पे स्क्रीनर की वेबसाइट पे। तो अब हमने यहाँ पे चेक कर लिया है कि आईटीसी करता क्या है। ठीक है। तो अगर आपको मतलब ब्रीफ में बताना हो तो ब्रीफ में यहाँ पे अबाउट में लिखा रहेगा कि इसका बिजनेस क्या क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, एफएमसीजी बिजनेस है, होटल्स है, पैकेजिंग बिजनेस है, पेपर बोर्ड है, एग्री बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेसेस हैं आईटीसी के। तो जब आपको ये पता लग गया कि आईटीसी का क्या बिजनेस है, तब उसके बाद एनालाइज करना स्टार्ट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने बहुत सारे रेशियोज ऐड कर रखे हैं। तो आप इन रेशियोज को यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो अगर आपके पास ये रेशियोज ऑलरेडी एडेड नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेशियोज जो ऐसे हैं जो मैंने खुद से ऐड किए हैं, बाय डिफॉल्ट नहीं आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ और ऐड करना है, जैसे कि मान लो कि मेरे को ऐड करना है प्रोमोटर होल्डिंग। तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे आ गया, तो इसको आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा प्रोमोटर होल्डिंग भी। ठीक है। एंड आप ये सारे टेबल को एक साथ यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके एडिट रेशियोज। फिर यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो कि आपको कौन सा रेशियो ऐड करना है। तो उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सिंपली समझेंगे कि मैंने क्या क्या ऐड कर रखा है। तो यहाँ पे आप टाइप करने के बाद सेव कर दो तो वापस वो प्रीवियस स्क्रीन में चला जाएगा। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट कैप। मार्केट कैप आपको ये बताता है कि कोई भी कंपनी कितनी बड़ी है। ठीक है। तो ये जो कंपनी का साइज़ है, ये साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। आपको बड़ी बड़ी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है जब आप अपने इनिशियल ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में हो तब।
बाद में आप स्मॉल स्मॉल कैप्स या फिर मिड कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जब आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि वो कंपनी 50,000 करोड़ से बड़ी हो, मतलब कि वो एक बड़ी कंपनी होनी चाहिए। या फिर बहुत लोग 5,000 करोड़ भी बोलते हैं, तो आप कोई भी अपने हिसाब से क्राइटेरिया सेलेक्ट कर सकते हो। आई बिलीव कि 5,000 भी चलेगा, लेकिन आपको ज़्यादा सेफ होने के लिए 50,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए कंपनी, ठीक है। तो अगर ये मार्केट वैल्यू 50,000 करोड़ से ज़्यादा है तभी आप उसमें इन्वेस्ट करना। फॉर अ न्यू इन्वेस्टर ओनली मैं बता रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बट टू बी सेफ, टू बी ऑन अ सेफर साइड, तो आप यहाँ पे 50,000 करोड़ से ज़्यादा वाली कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना, मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनीज में। फिर सेकेंड चीज़ जो आती है वो है करंट प्राइस। तो यहाँ पे आईटीसी का करंट प्राइस लिखा हुआ है कि एक शेयर का प्राइस कितना है, तो वो है 214 रुपीज़। फिर ये हाई एंड लो दिखा रहा है। हाई एंड लो है कि इस साल का हाई क्या है, इस साल का हाई है 244, इस साल का लो है 135। फिर नेक्स्ट आता है स्टॉक पीई रेशियो। तो स्टॉक पीई के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये लास्ट क्राइटेरिया होता है। तो जो नेक्स्ट रेशियो आता है वो है बुक वैल्यू। तो देखो बुक वैल्यू यहाँ पे लिख रखा है 48 रुपीज़, एंड यहाँ पे करंट जो प्राइस है वो है 214 रुपीज़। तो इसका देखो, अगर मैं आपको मतलब बताऊंगा कि इसका एक्चुअल मतलब होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। लेकिन अगर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं, तो आपने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार अगर कोई शेयर कल को डूब गया, तो कंपनी डूब गई, तो मतलब पूरी जीरो हो गई, तो क्या होगा। तो उस टाइम पे बुक वैल्यू ही काम आती है। तो मान लो कि आपने एक शेयर ले रखा है आज के टाइम पे 214 रुपये का आईटीसी का, एंड आईटीसी कल के दिन ही डूब जाता है। देखो मैं नहीं चाहता कि डूब जाए, क्योंकि मैंने खुद भी इन्वेस्ट कर रखा है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर कल ही डूब गया, तो आपको 214 रुपीज़ नहीं मिलेंगे, आपको मिलेगा 48 रुपीज़। क्यों? क्योंकि ये 48 रुपीज़ आया कैसे। तो 48 रुपीज़ मतलब कि जो कंपनी का जो बुक है, मतलब कि बैलेंस शीट है, उसमें जो सारे एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स, मतलब कि जितने भी कंपनी की प्रॉपर्टीज़ हैं, मशीनरी है, जो भी है, जो भी उनके पास उनके ओन एसेट्स हैं, उन सबको बेचने के बाद जितना पैसा आया, उन सबको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से, एंड हर एक शेयर का दाम जो है वो हो जाएगा बुक वैल्यू। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपली अगर मैं बताऊं, तो अगर आपने शेयर ले रखा है 200 रुपये में, एंड अगर बुक वैल्यू 50 रुपये है, तो अगर कल को कंपनी डूब जाती है, तो आपको 4 टाइम्स लॉस हो जाएगा, और आपको खाली 50 रुपये मिलेंगे, 200 रुपये नहीं मिलेंगे। तो ये मतलब है बुक वैल्यू का। तो अगर मान लो कि बुक वैल्यू 50 रुपये है एंड शेयर प्राइस जो है वो 2000 है, तो आपको उस केस में रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वैसे केस में रिस्क लेना, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि आपको रिस्क लेना है कि नहीं लेना है। तो जो नेक्स्ट रेशियो आता है वो है डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड यील्ड है 5% की। तो आपको ये मान के चलो कि आपको एक साल में आईटीसी 5% रिटर्न देगा ही देगा, चाहे शेयर प्राइस कहीं का कहीं चला जाए, ठीक है। तो ये मतलब होता है डिविडेंड यील्ड का। तो अगर डिविडेंड यील्ड 5% से ऊपर है, तो आप ये समझ लो कि जो डिविडेंड यील्ड है काफ़ी अच्छी है। एंड अगर 10% से भी ऊपर है, तो भाई क्या ही कहना है, क्योंकि आपको एक साल में जो एफडी है वही 8% रिटर्न देता है। तो अगर आपको 10% से ऊपर कोई रिटर्न दे रहा है डिविडेंड में, मतलब कि कंपनी अगर जो प्रॉफिट का पार्ट है वो आपको 10% दे रही है, तो यार ऐसा तो बहुत ही रेयर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि कोल इंडिया जो है, कोल इंडिया का आप देखोगे तो इसका डिविडेंड यील्ड है 9%, ठीक है। 9% ये डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आपको एफडी का रिटर्न भी इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा एक साल में। तो अगर आपको चाहिए कि यार सेफ इन्वेस्टमेंट करना है और मेरे को ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो आप डिविडेंड के ऊपर भी खेल सकते हो कि अगर किसी शेयर का डिविडेंड 8-9% है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर दो, तो आपको हर साल 9% का रिटर्न मिलता ही रहेगा। तो वापस आते हैं आईटीसी के ऊपर, यहाँ पे आईटीसी चलते हैं वापस। तो हाँ, डिविडेंड यील्ड तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियोज, आरओसीई एंड आरओई। तो ये दो रेशियोज आपको ये बताते हैं कि कंपनी कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। तो मैं किसी भी शेयर को तभी सेलेक्ट करता हूँ जब उसका आरओसीई एंड आरओई दोनों 15% से ज़्यादा रहे। तो मेरे को ये पता लगता है इससे कि यार कंपनी जो है वो प्रॉफिट कमा रही है, मतलब 15% से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, मतलब प्रॉफिट अच्छा कमा रही है, ठीक है। तो आपको यही, इन दोनों रेशियोज में आपको ये देखना है कि कंपनी कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है। तो इसका जो आईटीसी का है, आर ओ सी ई 32% है, आर ओ ई 25% है। तो मेरे क्राइटेरिया के हिसाब से ये ग्रीन लाइट है, मतलब कि ये शेयर ठीक है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि प्रॉफिटेबल है। फिर नेक्स्ट फेस वैल्यू को आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इनडेप्थ जाना पड़ेगा मेरे को। तो फेस वैल्यू को इग्नोर कर दो। पीई एंड इंडस्ट्री पीई मैं आपको एक साथ ही बताऊंगा एंड में।
ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आते हैं फ्री कैश फ्लो के ऊपर। तो आईटीसी मतलब इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट क्यों है, क्योंकि ये कैश मशीन है, मतलब बोलते हैं ना कि कैश का फुवारा है एक तरह से। ये 12,000 करोड़ रुपए हर साल इतना कैश जनरेट कर रहा है। एंड इस कैश को कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस कैश का। तो जितना ज़्यादा फ्री कैश फ्लो रहेगा, FCF बोलते हैं बहुत लोग, फ्री कैश फ्लो जितना ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा पैसे रहेंगे कंपनी के पास एक्स्ट्रा, उतना ज़्यादा ही कंपनी ग्रो कर सकती है, एक्सपैंड कर सकती है, प्लान कर सकती है। फिर प्राइस टू बुक वैल्यू, तो प्राइस टू बुक वैल्यू मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आपको यहाँ पे प्राइस टू बुक रेशियो मिल जाता है। तो अगर आप मान लो कि प्राइस टू बुक वैल्यू 15 से ज़्यादा है तो वो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो उस केस में मतलब आपको रीथिंक करना पड़ेगा कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं। तो इसके केस में तो ये काफ़ी कम है, मतलब कि आईटीसी जैसी बड़ी कंपनी एंड प्राइस टू बुक वैल्यू इतना कम है, तो ये बहुत ही मतलब कि इजी इजी चॉइस है कि यार इसमें तो इन्वेस्ट करना आसान है। क्योंकि मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। तो HUL में जब आप देखोगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू उसका 12 टाइम्स है। मतलब तो उसका बुक वैल्यू अगर मान लो कि कल को HUL डूब गया, भगवान ना करे ऐसा हो क्योंकि मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। तो अगर कल को HUL डूब गया तो आपको 2,400 रुपये नहीं मिलेंगे एक शेयर के, आपको एक शेयर के बस 200 रुपये मिलेंगे। सोचो ये बात एक बार, ठीक है। लेकिन इसका देख रहे हो ROC एंड ROE कितना ज़्यादा हाई है, इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसलिए लोग इतना ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं इसको इन्वेस्ट करने में, ठीक है। तो आपको सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो चलो वापस आ जाते हैं अब आईटीसी के ऊपर। आईटीसी, हाँ, तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 4.45 है। तो ये मेरे को लगता है कि यार काफ़ी कम है कंपेयर टू इट्स पीयर्स, ठीक। नेक्स्ट जो रेशियो आता है वो है डेट टू इक्विटी। तो इन्वेस्टर्स जो गलती करते हैं वो यहीं पे वो लोग मार खा जाते हैं, ठीक है। तो वो सारे रेशियो चेक करेंगे लेकिन वो डेट ही चेक नहीं करते हैं। तो अगर आपने डेट चेक नहीं किया, क्योंकि डेट ही एक ऐसी चीज़ है जो कंपनी को ग्रो करने से रोक सकती है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं लेकिन डेट वन ऑफ द मेन रीजंस है। तो आईटीसी पे जो डेट है वो है ज़ीरो है, मतलब कि कोई डेट ही नहीं कंपनी के ऊपर, क्योंकि कंपनी इतना ज़्यादा कैश जनरेट कर रही है तो कैसे इतना डेट रहेगा, ठीक है। तो डेट टू इक्विटी इसका ज़ीरो है। तो आइडियली मतलब किसी किसी कंपनी पे डेट रहता भी है, तो आइडियली जो प्रेफर करता हूँ वो है 0.1 से कम होना चाहिए डेट। जितना कम डेट होगा उतना ही बढ़िया है, अगर ज़ीरो होगा तो यार क्या बात है, ठीक है। तो 0.1 से कम अगर रहेगा तो वो गुड टू गो है। फिर आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको पैट भी बोलते हैं। तो ये बताता है कि कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। तो 14,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को पिछले साल पूरा। देखो यार, आप प्रॉफिट मतलब कि ये ज़्यादा प्रॉफिट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि कंपनी बड़ी है। अगर कंपनी छोटी हुई तो प्रॉफिट भी छोटा होगा, कैश फ्लो भी छोटा होगा, क्योंकि वो एक छोटी कंपनी है तो छोटा ही कैश जनरेट करेगी ना। तो उसी हिसाब से आपको जज करना है कि कंपनी पे आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं। तो अगर मान लो कि कंपनी का जो साइज़ है वो 5,000 करोड़ का है और आप उसमें प्रॉफिट ढूंढ रहे हो 10,000 करोड़, तो कैसे मिलेगा, क्योंकि वो डबल थोड़ी ना हो जाएगा प्रॉफिट एक ही बार में। मतलब होता है प्रॉफिट डबल, लेकिन वो बहुत ही रेयर है। तो आपको कंपनी के साइज़ के हिसाब से देखना है कि कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रॉफिट की बात। इसमें कोई फिक्स फिगर नहीं है कि यार कितना प्रॉफिट होना चाहिए कम से कम, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ROE एंड ROE फिक्स्ड है कि भाई, फिक्स नहीं बोलूंगा, मतलब कि 20% से ऊपर अगर रहे, 15% से ऊपर, तभी वो अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर आता है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो होता है कि मतलब अभी के टाइम पे, मतलब प्रेजेंट में, राइट नाउ, एसेट्स को अगर हम लाइबिलिटी से डिवाइड कर दें तो 3 टाइम्स इसकी वैल्यू आ रही है। मतलब कि जितने लाइबिलिटीज़ हैं आईटीसी के ऊपर, उससे 3 गुना ज़्यादा एसेट्स हैं इनके पास। तो करंट रेशियो अगर 1 से ज़्यादा है तो यार बेस्ट है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये तो हो गया सारे फाइनेंशियल रेशियोज जो मैंने आपको बता दिया कि यार कैसे एनालाइज करना है सिंपली। फिर आता है यार, देखो फाइनेंशियल रेशियो सब कुछ नहीं होता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो किसी भी चीज़ में, तो आपको चार्ट से देखना भी आना चाहिए, मतलब बेसिक चार्ट देखना आना चाहिए। तो देखो हम लोग जो इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं, जो मैं यूज़ करता हूँ वो है 200 DMA, मतलब कि 200 डेज मूविंग एवरेज। देखो इंडिकेटर्स तो बहुत सारे, हज़ारों इंडिकेटर्स हैं, बट आपको कौन सा चूज़ करना है आपको मालूम होना चाहिए। जो मैं यूज़ करता हूँ वो है 200 DMA, मतलब कि 200 दिन का मूविंग एवरेज। तो 200 दिन के मूविंग एवरेज की अगर ऊपर कंपनी है, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है कि इस लाइन के ऊपर स्टे कर रही है, तो कंपनी बुलिश है, मतलब कि उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है। तो वो और ऊपर जाया जा रहा है और ऊपर जाया जा रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। कंसोलिडेशन मतलब कि लोग यहाँ पे खरीद के अपने पास रख रहे हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे स्पाइक आया, फिर से नॉर्मल। फिर यहाँ पे आप देखोगे इस पॉइंट पे जो ब्लैक वाली लाइन है,
उसको कट कर दिया है ब्लू वाले लाइन ने। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म के लिए बेरिश हो गया है। तो इसके बाद देखो आप 200 डेज के नीचे ही आ रहा है हमेशा स्टॉक प्राइस, जो ब्लू वाली लाइन है वो ब्लैक के नीचे ही है हमेशा। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इस लाइन को क्रॉस किया आईटीसी के शेयर प्राइस ने। तो क्रॉस करने का क्या मतलब हुआ, क्रॉस करने का ये मतलब हुआ कि इसका लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है अब से वो बुलिश हो गया है। मतलब कि हो सकता है कि फ्यूचर में जो प्राइस है वो और यहाँ से बढ़ जाए, लेकिन ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि बढ़ जाए, क्योंकि नीचे भी आ सकता है। लेकिन ये एक इंडिकेटर, जैसा कि मैंने बोला कि एक इंडिकेटर है कि आपको इंडिकेट करेगा कि प्राइस एक्शन हो कहाँ रहा है। तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि जब इसने 200 डे मूविंग एवरेज को कट किया और ये ऊपर निकल गया प्राइस उसके, तो इसका लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो बुलिश हो गया है। तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो देखोगे यहाँ पे बहुत सारी पतली पतली यहाँ पे ब्लू लाइंस बन रखी हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये सब। तो ये होता है वॉल्यूम, यहाँ पे लिख रखा है ना वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब ये है कि कितना ज़्यादा आईटीसी को लोग बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, मतलब कि कितना ज़्यादा आईटीसी ट्रेड हो रहा है। तो आप देख रहे हो अभी करंट जो प्राइस चल रहा है 200 के आसपास, यहाँ पे कितना ज़्यादा इतनी हाई हाई लाइंस है, मतलब कि उतना ही ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। मतलब कि आईटीसी में लोगों का इंटरेस्ट अभी बढ़ रहा है। आप देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में आईटीसी को लोगों ने कितना ज़्यादा खरीदा, उसके बाद जब बीच में चला गया तो बीच में यहाँ पे नॉर्मल हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम्स नॉर्मल हो गए। फिर उसके बाद अब करंटली जब आईटीसी नीचे आया तो लोगों ने जम के बाई किया, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए। इसलिए वॉल्यूम्स के चलते यहाँ पे आईटीसी का शेयर प्राइस भी ऊपर चला गया है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा उसको खरीद रहे हैं। फिर ये तो हो गया थोड़ा बहुत टेक्निकल बेसिक एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको मतलब कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है यहाँ पे इसके थ्रू जाने का, तो आप इसके थ्रू भी जा सकते हो। तो यहाँ पे कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स लिखे हुए हैं। तो प्रोज में लिखा हुआ है यहाँ पे कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। तो डेट फ्री का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो डेट टू इक्विटी है वो जीरो है, मतलब कि कोई कंपनी में डेट है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे डेट फ्री है। ऑलमोस्ट क्यों लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। ठीक है, फिर स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 4.75। तो डिविडेंड यील्ड हमने बात की, यहाँ पे 4.75 की डिविडेंड यील्ड है, जो कि काफ़ी अच्छी है। मैंने आपको बताया ना कि काफ़ी अच्छी है। फिर यहाँ पे लिखा है हेल्दी डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड पे भी कर रही है बहुत ही रेगुलरली कंपनी। फिर यहाँ पे कॉन्स में लिखा हुआ है द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर ग्रोथ ऑफ 5% ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो लास्ट 5 ईयर्स में जो आईटीसी की ग्रोथ है, आप स्टॉक प्राइस से देख के समझ सकते हो कि जो ग्रोथ है उतनी ज़्यादा नहीं हुई है। ठीक है, तो ये इन्होंने कैसे बताया मैं आपको अभी आगे बढ़ा के बताता हूँ। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे आएगा नेक्स्ट सेक्शन आता है पीयर कंपैरिजन। तो आईटीसी जो अभी है करंटली टोबैको सेगमेंट में है, मतलब कि सिगरेट्स में बेसिकली डील करती है। तो यहाँ पे इसके जो पीयर्स हैं वो भी सारे सिगरेट्स में ही डील करते हैं। तो आईटीसी सिगरेट का नंबर 1 कंपनी है, यहाँ पे रैंकिंग दे रखी है यहाँ पे। तो आईटीसी सिगरेट्स में नंबर 1 कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। तो आप देख रहे हो मार्केट कैप कितना बड़ा है। जो सेकंड कंपनी है वो है 5,008 करोड़, 5,800 करोड़। एंड उसके कितना ज़्यादा बड़ी आईटीसी आप यहाँ पे चेक कर लो एक बार। ठीक है, फिर आपको पीयर कंपैरिजन, यहाँ पे सारे रेशियोज वही जो हमने ऊपर डिस्कस किया वही सारे रेशियोज है। यहाँ पे एक्स्ट्रा आता है ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मतलब कि कितना ज़्यादा मार्जिन मिल रहा है कंपनी को। ठीक है, मार्जिन क्या होता है कि 100 रुपये की चीज़ बेची तो उस पर अगर 34% का मार्जिन मिल रहा है तो मतलब कंपनी को 134 रुपीज़ मिल रहे हैं। ये हुई मार्जिन की बात। किसी भी कंपनी को पीयर्स के साथ भी कंपेयर करके देख सकते हो कि कंपनी ठीक है कि नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो तो कंपनी जो डिविडेंड यील्ड है सबसे ज़्यादा है पीयर्स में, सबसे हाईएस्ट है इसका डिविडेंड यील्ड। लेकिन जब आरओसी की बात आती है तो यहाँ पे आरओसी जो है वीएसटी इंडस्ट्रीज़ का इससे डबल आरओसी है। तो आप वीएसटी इंडस्ट्रीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसका आरओसी जो है इससे बेटर लग रहा है। लेकिन मैं आईटीसी को इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि ये अंडर वैल्यूड लगता है मेरे को थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट आ जाओ नीचे, तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स रहेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट में आपको जो जो यहाँ पे जो ब्लैक से बोल्ड लाइन दे रखी है ना, इन दो लाइंस को यहाँ पे देखना है। यहाँ पे 3 जो लाइंस है ना, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख रखा है। तो आप देखोगे कि हर 3 महीने में ये, हर 3 महीने का डेटा है, हर 3 महीने में आप देखोगे कि ये जो डेटा है ये कांस्टेंट ही ऑलमोस्ट पिछले 2 साल से। एंड जब ये जून में जब कोविड आया तो देखो एकदम से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो एकदम से डिप आ गया इसमें। 4,500 प्रॉफिट था, एकदम से नीचे चला गया। तो इसके बाद आपको देखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट करी इतना कंपनी, एंड कंपनी ने टैक्स इतना पे किया। टैक्स पे करने के बाद इतना प्रॉफिट बचा कंपनी के पास सितंबर क्वार्टर में। फिर उसके बाद आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी सेम करना है, आपको बोल्ड वाली लाइंस देखनी है। तो सेल्स आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्च के लिए देखते हैं, मार्च 2020 में क्या हुआ। तो इतने की सेल्स हुई है, इतना एक्सपेंडिचर था कंपनी का, इतना जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। ऑपरेटिंग मार्जिन है 39%,
अदर इनकम है इतनी, फिर इसका इंटरेस्ट इतना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20,000 है, नेट प्रॉफिट 15,000 है, टैक्स इतना पे किया कंपनी ने। तो उसके बाद ये जो है ये आपको ब्रीफ में बताता है, जो आपने हमने इतना सारा डेटा देखा ना, इतना सारा पिछले 10 साल का, यहाँ पे 2009 से लेके 2020 तक का दे रखा है, ठीक है। तो अगर आपको ये सब देखना नहीं है तो आप यहाँ पे शॉर्ट में भी देख सकते हो। यहाँ पे शॉर्ट में दे रखा है कि पिछले 10 साल में कंपनी का सेल्स जो है कितना ग्रो किया है, पर ईयर 10% की ग्रोथ आई है पिछले 10 सालों के अंदर। फिर यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी देख लो, यहाँ पे 14% है। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 10 साल से 27% है। एंड जो कंपनी का CAGR है, मतलब कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये जो है काफ़ी कम है कंपेयर टू, अगर आप प्रॉफिट देखो एंड रिटर्न ऑन इक्विटी देखो तो ROE जिसको बोलते हैं, तो उसके बेस बेस पे काफ़ी कम लगता है कंपेयर टू दैट, ठीक है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेटर लगती है मेरे को। फिर आप नीचे आ जाओगे बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में भी आपको सेम चीज़ देखनी है, बोल्ड लाइंस देखनी है कि एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ हैं। फिर यहाँ पे जो आती है एक लाइन, वो है बोरोइंग्स। तो कंपनी के ऊपर कितना डेट है आपको ये बोरोइंग से पता लगता है, बैलेंस शीट के अंदर बोरोइंग से। तो बोरोइंग में देख रहे हो कि कितनी बड़ी कंपनी है, 2 लाख करोड़ की कंपनी है, और उसके ऊपर डेट जो है वो 200 करोड़ का है। मतलब कि ऐसे डेट जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर जब डेट जो है वो धीरे धीरे अगर किसी भी कंपनी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वो कंपनी में वो एक रेड फ्लैग हो जाता है कि वो कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट के लिए शायद ठीक ना हो, क्योंकि वो कंपनी अपना डेट जो है कम नहीं कर पा रही है। लेकिन ITC में आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने डेट जो है बहुत ही आराम से कम कर लिया, एंड नेग्लिजिबल है ऑलमोस्ट डेट। फिर जब कोविड आया तो इन्होंने वापस से डेट इनके ऊपर थोड़ा सा बढ़ गया है। तो ये जो अभी जो करंट डेट है ये है 290 करोड़ का। तो इसी की वजह से 290 करोड़ की वजह से यहाँ पे लिखा हुआ था ऑलमोस्ट डेट फ्री, क्योंकि ऑलमोस्ट डेट फ्री हुआ क्योंकि कंपनी बहुत ही बड़ी है, एंड ये जो 200 करोड़ है कंपनी के लिए बहुत ही छोटी सी बात है, इसलिए ये ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गया। फिर बैलेंस शीट के बाद आएंगे कैश फ्लो के ऊपर। तो कैश फ्लो मैंने आपको दिखा दिया कि ऊपर कैश फ्लो जो है कितना है कंपनी के पास, फ्री कैश फ्लो। यहाँ पे भी सेम है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, हर साल कितना कितना है। तो इनिशियली देखो आप, इनिशियल ईयर्स में जब ITC ग्रो कर रहा था तो यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही हेवीली ग्रो कर रहा था। फिर अभी लास्ट के 4-5 सालों में ये जो है इसकी जो ग्रोथ है बहुत ही कम हो गई है, इसलिए स्टॉक प्राइस भी उतना भाग नहीं रहा है। नेक्स्ट आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो उसमें शेयर होल्डिंग मतलब कि ITC के जो टोटल शेयर्स हैं उसमें से कितना परसेंटेज FIIs के पास है, कितना परसेंट DIIs के पास है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फिर पब्लिक इन्वेस्टर्स कितने के पास है। तो अगर आप देखोगे सितंबर 2020 में 13% ITC के टोटल शेयर्स में से 13% जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है, 44% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है, जैसे कि LIC वगैरह हो गया उनके पास है, एंड पब्लिक के पास है 43% शेयर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया आप कैसे एनालाइज करना है कंपनी को, मतलब कि आपको ओवरऑल मैंने बता दिया है। ज़्यादा डीप अगर आप जाना चाहो तो आप एक एक फिगर्स को अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपको देखना है तो स्क्रीनर में आपको एक और चीज़ मिल जाती है, वो है क्रेडिट रेटिंग। तो क्रेडिट रेटिंग में आपको ये बताता है कि अगर कोई भी, अगर जो रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी कंपनी को रेट करती है तो यहाँ पे उसका एक प्रोफाइल ऐड हो जाता है। तो ITC को रिसेंटली रेट किया है ICRA ने, इकरा ने, इकरा भी बोलते हैं उसको। तो उस पर चेक करके रिपोर्ट चेक कर सकते हो। तो अगर आपको कंपनी के बारे में और भी डीप रिसर्च करनी है तो आप सीधा जा जाके कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट है ना, यहाँ पे फाइनेंशियल रिपोर्ट 2020, इसको सीधा ओपन कर लो। इसमें A to Z सारा डेटा दे रखा है कि कंपनी ने पिछले 1 साल में करा क्या है, मतलब कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना गेन हुआ है, कितना सेल्स ग्रोथ हुआ है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि ये जो एनुअल रिपोर्ट है हर कंपनी को सबमिट करनी पड़ती है हर साल, ठीक है। हर साल सभी सभी को ही सबमिट करनी पड़ती है कि एनुअल रिपोर्ट क्या है हमारी, कि कितना हमने प्रॉफिट जनरेट किया, हमारी कंडीशन क्या है फाइनेंशियली, ठीक है। तो यार ये तो हो गया कि कैसे आपको किसी भी कंपनी को एनालाइज करना है, फ्री कैश फ्लोज। लेकिन यार जो सबसे जो मेन स्टेप है वो है ये चीज़, कंपनी क्या कर रही है आपको ये मालूम होना ही होना चाहिए। फिर मार्केट कैप जो है 50,000 से ज़्यादा हो तो बेटर है। फिर यहाँ पे बुक वैल्यू जितनी पास रहेगी करंट प्राइस से उतना बेटर है। डिविडेंड यील्ड हाई रहेगी तो अच्छी बात है। ROE एंड ROC 20% या फिर 15% से ज़्यादा है तो सेफ है। फ्री कैश फ्लो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि कितनी बड़ी कंपनी है और कितना कैश जनरेट कर रही है। जितना ज़्यादा कैश जनरेट करेगी उतना ही ज़्यादा कंपनी को एक्सपैंड करने में हेल्प होएगी। फिर आता है नेक्स्ट डेट टू इक्विटी। ये अगर जीरो रहेगा तो यार क्या बात है, जीरो रहेगा तो बढ़िया ही बात है। फिर नेक्स्ट है करंट रेशियो। करंट रेशियो अगर 1 से ज़्यादा ऊपर है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर है। एंड अगर आपने यहाँ पे चार्ट देखा है तो इसमें 200 DMA है, अगर उसके ऊपर कंपनी का स्टॉक है तो लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो बुलिश है।
फिर आप यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स भी देख सकते हो, यहाँ पे पीयर कंपैरिजन है, पीयर से कंपेयर कर सकते हो। फिर सारे रेशियोज एनालाइज करने के बाद जो लास्ट में आपको रेशियो एनालाइज करना है वो है पीई रेशियो। तो पी रेशियो होता है एक्चुअली में प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस मतलब कि स्टॉक प्राइस एंड अर्निंग मतलब कि अर्निंग पर शेयर। तो पीई जो रेशियो है वो इस स्टॉक का आईटीसी का वो है 19 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका जो मतलब है कि अगर कंपनी बोल रही है कि हम लोग 1 रुपये प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो आप मेरे को कितने पैसे देने के लिए रेडी हो? तो इन्वेस्टर बोल रहा है कि यार मैं आपको 18 रुपीज़ देने के लिए रेडी, मेरे को 1 रुपये जनरेट करके दो। तो इससे ये आपको पता लगता है कि कंपनी महंगी है सस्ती है। तो अगर पी जितना ज़्यादा है तो कंपनी उतनी महंगी आपको मिल रही है, और पी जितना कम है उतनी कंपनी सस्ती आपको मिल रही है। तो यार ये आपको पता कैसे चलेगा कि सस्ती मिल रही है कि महंगी मिल रही है? क्योंकि आपको इसको किसी से कंपेयर करना पड़ेगा ना, ये चेक करने के लिए कि यार मेरे को सस्ता मिल रहा है कंपनी या महंगा मिल रहा है। तो इसीलिए आता है इंडस्ट्री पी। तो आईटीसी बिलोंग्स टू टोबैको इंडस्ट्री। तो टोबैको इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है वो है 15। तो आईटीसी का पी रेशियो है वो है 19 रुपीज़। तो ये इंडस्ट्री के पी से ज़्यादा हुआ, तो ये हल्का सा महंगा है, ज़्यादा महंगा नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन हल्का सा महंगा है। तो ऐसा पी रेशियो से तो ऐसा लग रहा है कि महंगा है, लेकिन अगर आप कंपनी का वैल्यूएशन देखो, कंपनी इतनी बड़ी है, इतना कैश जनरेट कर रही है, इतना आरओई ज़्यादा है, बुक वैल्यू के इतने पास में ही ट्रेड कर रही है, तो उस हिसाब से लगता है कि कंपनी एक्चुअली में बहुत चीप मिल रही है। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि यार ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है, तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ एचयूएल का। हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो यहाँ पे देखो 77 है पी। तो आप 1 रुपये प्रॉफिट के लिए कंपनी को 77 रुपीज़ दे रहे हो, एंड जो इंडस्ट्री का पी है वो है 65। तो देखो ये भी उतना महंगा नहीं लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको देखने में लगा कि उसका तो 18 है तो वो सस्ता मिल रहा है, लेकिन नहीं, आपको कंपेयर करना है इंडस्ट्री के साथ। तो जब आपने 77 को कंपेयर किया इंडस्ट्री के साथ, तो लग रहा है कि यार ये भी इन्वेस्टमेंट बेट जो है ये ठीक ही है, क्योंकि आरओई वगैरह इसका ज़्यादा है, कैश भी ज़्यादा जनरेट कर रही है, डेट भी नहीं है, करंट रेशियो ज़्यादा है, लेकिन आईटीसी से कम है इसका करंट रेशियो। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है प्राइस टू बुक वैल्यू। ठीक है, तो आपको किसी भी शेयर को एनालाइज ऐसे ही करना है। आपको सिंपली यहाँ पे कंपनी का नाम सर्च करना है एंड आपको सारे रेशियोज जो है एनालाइज करने हैं। लेकिन आपको एनालाइज करना स्टार्ट करने से पहले किसी भी कंपनी का आपको वेबसाइट पे जाके ये चेक करना है कि कंपनी करती क्या है। तो देखो, अगर आपने ये पाथ फॉलो किया तो आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनोगे और हमेशा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे जो आपको हमेशा हमेशा तो नहीं, मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रॉफिट ही देगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड मेरे को कमेंट में लिख के ये बता दो कि मैं आपको नेक्स्ट शेयर जो है कौन सा एनालाइज करके दिखाऊं, क्योंकि मेरे को एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं चाहता हूं कि आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर ही मैं किसी भी शेयर को एनालाइज करके आपको शो करूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, इसको दोस्तों के साथ भी, लाइक भी कर देना, एंड चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।